देखिए कंडीशनल जंप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास किसी कंडीशन बेस पे हमारा जो एक हम कोई ना कोई लेबल इसमें यूज़ करते हैं और हम साथ में यूज़ करते हैं कोई कंडीशन की, किस कंडीशन की बेस पे हमारे असेंबलर ने इस कंट्रोल को यहाँ से मूव करवा के किसी न्यू लोकेशन पे ले जाना है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं कंपेयर एंड सब्ट्रैक्ट वगैरह की इंस्ट्रक्शंस को, साथ में हमारे पास जो स्टेटस फ्लैग्स होते हैं उनको हमारा प्रोसेसर चेक कर रहा होता है या हमारा असेंबलर चेक कर रहा होता है, और उसी की बेस पे वो क्या करता है, जंप को लेता है। यानी उसने जंप लेना है, अगर किसी और उसने कंट्रोल को किसी और लोकेशन पे लेके जाना है या नहीं जाना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे निमोनिक्स पे, और निमोनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर होता क्या है कि हमारा जंप वहाँ पे बनता है, कंट्रोल किसी न्यू लोकेशन पे मूव कर जाता है और वो न्यू लोकेशन का एड्रेस पे फर्दर हमारा रजिस्टर फॉलो करना शुरू हो जाता है। यानी हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम जे के साथ कोई भी कंडीशन लगाएंगे और फिर उसके सामने हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हम JNE लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जंप इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो या जंप इफ़ नॉट इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जंप कब करना है या कंट्रोल कब मूव करेगा किसी न्यू लोकेशन पे, जब हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी। अब ये कंडीशन है और फिर कंडीशन के सामने हम वो डेस्टिनेशन लोकेशन लगते हैं जहाँ पे हमने जंप करवाना होता है। इस तरह से हमारी वैल्यू मूव कर जाती है और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कंडीशनल जंप्स कहलाते हैं। जैसे हम इफ़ वगैरह को यूज़ करते हैं कंडीशन बेस पे, इफ़ ने चलना है या एल्स ने चलना है, या जिस तरह से हम लूप्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये कंडीशनल जंप भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे किया क्या, कंपेयर EAX विद 0। अब EAX में कोई भी वैल्यू पड़ी होगी, सही है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं कि आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास EAX में 0 ही पड़ा हो और हम उससे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम उसे 0 के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा JZL1। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। J मैंने जैसे आपको बताया था, J और सामने हम क्या लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। तो J और J के सामने हमने यूज़ किया Z। इसका मतलब क्या है, जंप इफ़ 0। अगर हमारे पास वैल्यू 0 होती है, कंपेयर में हमारे पास 0 ही आंसर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जंप करके वो L1 लोकेशन पे चला जाएगा। हम कहाँ मूव करवाना चाह रहे हैं, L1 पे। किस कंडीशन पे मूव करवाना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 0 फ्लैग में 1 वैल्यू पड़ी होगी। ये पहले से भी मैंने आपको बताया हुआ है ना कि 0 फ्लैग कब सेट होता है, जब रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। रजिस्टर में वैल्यू 0 होगी तो 0 फ्लैग में 1 होगा, 0 फ्लैग में 1 होगा, वैल्यू 0 होगी, तभी हमारा जंप होगा। इन केस EAX में 7 पड़ रहा है, सही है। अब हम कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल नहीं आ रहा, कंपैरिजन में हमारे पास इक्वल आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे 0 फ्लैग में इस वक्त 0 पड़ा होगा, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, 0 आंसर नहीं आया तो 0 फ्लैग 0 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये हमारे पास जंप नहीं करेगा L1 पे। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर 0 हो तो जंप करे, 0 आया ही नहीं है तो L1 पे वो जंप ही नहीं करेगा। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है एंड DL डाटा लोअर, ठीक है, रजिस्टर है, AL भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे BL कोई भी यूज़ कर सकते हैं, DL। और फिर हमने यहाँ पे एक बाइट ले लिया, ठीक है। हमने इस DL में जो वैल्यू पड़ी है और इस बाइट की वैल्यू को एक दूसरे के साथ क्या करवाना है, एंड करवाना है। एंड किस तरह से करवाते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर हम वैल्यू देखेंगे कि DL में क्या वैल्यू आती है। अगर DL की वैल्यू इफ़ नॉट 0, अब पहले देखिए हमने कहा था इफ़ 0 है तो जंप करेगा, अब हम कह रहे हैं इफ़ नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो जंप करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ZF इक्वल्स टू 0 होगा
ठीक है। ZF इक्वल्स टू 0 होगा तो तभी वो क्या करेगा, जंप कर लेगा। पहले हमने कहा था ZF इक्वल्स टू 1 होगा तभी जंप होगा, अब हम कह रहे हैं ZF इक्वल्स टू 0 होगा तभी जंप करेगा, सही है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि क्या कंडीशन किस तरह की वर्किंग कर रही है। इन सारी कंडीशंस को आगे हम स्टडी भी करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया जे कंडीशन में हम डिफरेंट किस्म की कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। जे यूज़ किया जाता है, फिर कंडीशन जैसे हमने लिखा Z इस किस्म की हम जे के सामने कंडीशन लगाते हैं, और फिर डेस्टिनेशन यानी जंप करके जाना किस जगह पे है, किस लोकेशन पे जंप करके जाना है, तो यहाँ पे वो डेस्टिनेशन प्लेस लगाते हैं जो कि मोस्टली क्या होता है, लेबल होता है, यानी किस लेबल पे हमने जाना है, किस लोकेशन पे या कोड के किस हिस्से पे हमने मूव करके जाना है। अब कंडीशन क्या करती है, कंडीशन रेफर करती है हमारे पास टू अ फ्लैग कंडीशन आइडेंटिफाइंग स्टेट ऑफ वन और मोर फ्लैग्स। फ्लैग की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ZF 0 रजिस्टर हमारे पास सेट होगा तो जंप करेगा, 0 नहीं होगा तो जंप करेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं जिसमें 0 फ्लैग आ गया, कैरी फ्लैग आ गया, इन्हीं फ्लैग्स की बेस पे ही बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोड जंप करता है किसी न्यू लोकेशन पे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पहला हमारे पास है जे लाजमी आपने लिखना है और फिर कोई ना कोई हम कंडीशन लगाएंगे। जे के साथ अगर सी लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है, जंप इफ़ कैरी। जंप इफ़ कैरी का मतलब क्या है कि अगर कैरी फ्लैग सेट पड़ा है, अगर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू की वजह से कोई बिट कैरी हुई है और कैरी फ्लैग में चली गई है और कैरी फ्लैग हमारा क्या हो गया है, 1 हो गया है, तो उससे क्या होगा, हमारा जंप होगा। जंप करके जो भी लेबल, जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं JC L1, इसका मतलब क्या है कि वो जंप करके L1 पे चला जाएगा, या हम कह देते हैं JC लेबल 1, तो वो मूव करके लेबल 1 पे चला जाएगा, सही है। नेक्स्ट इसमें है JNC, जंप इफ़ नॉट कैरी, सही है। वही वर्ड्स दिए हैं आपको, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन JNC, तो आपने वहाँ पे देख लेना है कि J बेसिकली जंप के लिए है, एंड नॉट के लिए, C कैरी के लिए। इसका मतलब जंप इफ़ नॉट कैरी है जब कैरी फ्लैग हमारे पास क्लियर होगा, यानी जब वो सेट नहीं होगा, जब हमारी वैल्यू कोई कैरी नहीं जा रही होगी, तब ये जंप होगा। JZ जंप इफ़ 0, इसके भी एग्जांपल भी किए, और इसी तरह से JNZ जंप इफ़ नॉट 0। अच्छा, इसी तरह से कुछ मज़ीद यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशंस हैं। बेसिकली हमारे पास 4 पोर्शन में ये कंडीशंस डिवाइड होती हैं। कुछ जंप हमारे पास फ्लैग पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह से कुछ जंप हमारे पास ऑपरेंड्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं या ECX वगैरह की वैल्यू पे। ECX भी हमारे पास रजिस्टर है, वो भी ऑपरेंड में ही आ जाता है, लेकिन हम मोस्टली ECX की वैल्यू या ऑपरेंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जंप लेते हैं। इन सब की भी आगे फर्दर हम सब टाइप्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तीसरी कैटेगरी आती है जंप बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ अनसाइंड ऑपरेंड। अब ऑपरेंड हमारे पास क्या है, हम कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, और वो क्या है, वो अनसाइंड वैल्यूज़ हैं, तब हम किस किस्म के जंप्स लेते हैं। और इसी तरह से जंप्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ साइंड ऑपरेंड, जब हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन साइन वैल्यू होंगी तब भी हम जो इसके ऊपर जंप लेंगे उसकी भी कुछ कंडीशंस। 4 बेसिक हमारे पास ये डिवीज़न है, 4 पोर्शंस हैं कि कहाँ पे किस किस तरह पे हम जंप ले सकते हैं। अब फिर जंप में अगर हम फ्लैग को फॉलो करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हम लगा सकते हैं। अगर हम इक्वालिटी बिटवीन ऑपरेंड्स देखते हैं तो हम क्या क्या वैल्यूज़ लगा सकते हैं। इसी तरह से हम कंपैरिजन ऑफ अनसाइंड वैल्यूज़ देखते हैं तो उनको भी देखा जाएगा, और इसी तरह से कंपैरिजन ऑफ साइन वैल्यू देखी जाती हैं तो उसके भी फर्दर आगे सब टाइप्स को चेक किया जा रहा होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जंप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फ्लैग वैल्यूज़। अब इसके अंदर हम जस्ट फोकस किस पे करते हैं, फ्लैग वैल्यूज़ और फ्लैग रजिस्टर्स और फ्लैग रजिस्टर्स के अंदर मौजूद फ्लैग की वैल्यूज़ को। अब फ्लैग रजिस्टर्स कौन से, फ्लैग रजिस्टर्स में हमारे पास आता है 0 फ्लैग आता है, कैरी फ्लैग आता है,
ओवरफ्लो फ्लैग आता है, पैरिटी फ्लैग आता है, साइन फ्लैग आता है। तो यही फ्लैग रजिस्टर्स को ही हम यूज़ करेंगे और इन्हीं फ्लैग रजिस्टर्स को हम जे के साथ यहाँ पे लगाते जाएंगे। अगर जे जेड लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है कि ये जंप तब होगा जब हमारे पास 0 फ्लैग रजिस्टर सेट होगा। ठीक है, जब हमारे पास 0 फ्लैग रजिस्टर सेट होगा, सेट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी, 1 पड़ी होगी, तब ये जंप हमारा होगा। अगर ऐसा होता है कि हम लिखते हैं JZL1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जंप इफ़ 0 और कहाँ पे जंप करके जाना है, L1 लोकेशन पे, और वैल्यू 0 फ्लैग में 1 आती नहीं है, तो इसका मतलब जंप होगा ही नहीं। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, जब ZF में 1 पड़ा होगा तभी जंप होगा, ZF में 1 नहीं होगा तो जंप भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ZF में 0 तब जंप हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम JNZ यूज़ करेंगे, जंप इफ़ नॉट 0। इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर है JC जंप इफ़ कैरी, जंप इफ़ नॉट कैरी, जंप इफ़ ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो रजिस्टर हमने पढ़ा हुआ है, ओवरफ्लो रजिस्टर में अगर वैल्यू 1 पड़ी है तभी जंप होगा। जंप इफ़ नॉट ओवरफ्लो, यानी अगर ओवरफ्लो वैल्यू नहीं हो रही तब जंप होगा। जंप इफ़ साइन, अगर साइन फ्लैग में वैल्यू पड़ी है तब जंप होगा। जंप इफ़ नॉट साइन, साइन फ्लैग में वैल्यू नहीं पड़ी, साइन फ्लैग 0 है, क्लियर है, तब जंप होगा। इसी तरह से जंप इफ़ पैरिटी और जंप इफ़ नॉट पैरिटी। ये सारे के सारी हमारे पास कंडीशंस क्या थी, ये कंडीशंस थी अकॉर्डिंग टू फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स के अंदर हमने जंप और उस रजिस्टर की फर्दर आगे कंडीशन देखते गए, जंप 0, जंप नॉट 0, जंप कैरी, जंप नॉट कैरी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ बनती जाती हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी हमने कहा था इक्वालिटी कंपैरिजन बिटवीन ऑपरेंड्स और बिटवीन ECX वैल्यूज़। तो अब उसके अंदर हम किस किस किस्म की कंडीशंस लगा सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ को बताया गया। जब हम इस किस्म के कंपैरिजन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है जंप JE। JE का मतलब क्या होता है, जंप इफ़ इक्वल। कंपैरिजन्स है ना, कंपैरिजन किस पे है, कंपैरिजन लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड पे है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन पे है। लेफ़्ट ऑपरेंड कौन सा होगा, डेस्टिनेशन। इस साइड पे हमारे पास लेफ़्ट ऑपरेंड होता है और यहाँ पे डेस्टिनेशन पड़ा होता है, इस साइड पे हमारे पास सोर्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास JE जंप हम करेंगे तब जब हम कंपैरिजन करेंगे लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड के दरमियान, और अगर वो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो तभी वो जंप लेगा, और अगर वो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आती तो फिर क्या होगा, फिर जंप नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर है जंप इफ़ नॉट इक्वल। हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज़ कंपेयर करें और अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो हमारे पास जंप, अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो फिर जंप हमारे पास हो तो हमने JE को किया। अगर हम चाहते हैं कि इक्वल ना हो और तब जंप हो तो फिर हम क्या करेंगे, JNE को यूज़ करेंगे, जंप इफ़ नॉट इक्वल। अब जंप इफ़ नॉट इक्वल में क्या होगा कि हमारा लेफ़्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड चेक होगा और वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जंप टेकन होगा, जंप हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा जब हमारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें तो JCXZ, क्योंकि इसमें हम ऑपरेंड के साथ साथ ECX की वैल्यूज़ पे भी फोकस करते हैं। अगर हम चाहते हैं CX की वैल्यू को चेक किया जाए और CX की वैल्यू 0 है तो जंप हो, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या बनाते हैं, JCXZ। अब ये अगर आपको लगे कि इतने ज़्यादा हम जंप कंडीशंस को कैसे याद रखेंगे तो बहुत सिंपल है। अब जैसे JCXZ का मतलब क्या है, जंप इफ़ CX इक्वल्स टू 0। J जंप के लिए, CX रजिस्टर के लिए और CX की वैल्यू 0 हो उसके लिए हमने इस निमोनिक को यूज़ किया है। इसी तरह से नेक्स्ट है JECXZ, जंप इफ़ ECX रजिस्टर इज़ 0। तो ये इसके अंदर कुछ 4 मेन कंपैरिजन्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं।
इक्वालिटी कंपैरिजन में हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, हम कंडीशंस कौन सी यूज़ करेंगे, इन कंडीशंस में से हम कोई कंडीशन चूज़ करेंगे, जंप इफ़ इक्वल, जंप इफ़ नॉट इक्वल, जंप इफ़ सी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बेसिकली अपनी कंडीशन बनानी है। अब इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे मूव करवाया EDX के अंदर एक एलिमेंट, एक वैल्यू, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव करवाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कंपेयर किया। अब जंप के लिए हम कंपेयर की निमोनिक को यूज़ करेंगे, याद रखना है आपने। मैंने कंपेयर किया EDX के साथ उसी वैल्यू को। ऑलरेडी पहले EDX में मैं यही मूव करवा चुकी हूँ और अब यही कांस्टेंट वैल्यू मैं इसके साथ कंपेयर करवा रही हूँ। तो ये वैल्यू इक्वल आ गई। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जब हमारे पास कंपैरिजन होता है तो बेसिकली कंपैरिजन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करके, हम नहीं मतलब असेंबलर हमारा, तो असेंबलर क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और सब्ट्रैक्ट करके अगर वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल थे। अब EDX में ऑलरेडी यही वैल्यू पड़ी है, कंपेयर भी इसी के साथ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो EDX में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अब EDX में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाई। हमने कहा जंप इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0 और जंप इफ़ इक्वल्स टू 0। जंप इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0 और हो क्या रहा है, EDX में 0 पड़ा है, तो इनमें से कौन सा जंप चलेगा, L5 पे मूव करके जाएगा असेंबलर या L1 पे, L1 पे जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा JE जंप इफ़ इक्वल्स टू 0 टू L1 लोकेशन। ये वाला तो चलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास वैल्यू, ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही, फॉल्स हो रही है। ये तब ट्रू होती जब हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 0 ना आती। इक्वल्स टू 0 आ गई है तो ये लाइन पूरी स्किप हो जाएगी, यहाँ असेंबलर जाएगा और L1 लोकेशन जहाँ पे भी पड़ी है डायरेक्टली वहाँ पे मूव कर जाएगा। एक और इसके अंदर एग्जांपल हम देखते हैं, मूव BX 1 2 3 4। अब BX रजिस्टर के अंदर मैंने एक वैल्यू को मूव करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सब्ट्रैक्ट BX में से हमने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हमारे पास BX में 0 आएगा। कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे आप कंपेयर भी लिख सकते थे, यहाँ पे उन्होंने सब्ट्रैक्ट लिखा है, ऐड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिक मकसद ये होता है कि BX में एंड पे वैल्यू क्या पड़ी है। अब BX में क्या होगा, BX में हमारे पास वैल्यू -2 3 4 समथिंग आएगी, कैली फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, जो भी होगा। 0 फ्लैग हमारे पास क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। 0 फ्लैग सिर्फ तब 0 होते हैं जब वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए। इसमें वैल्यू 0 की इक्वल तो नहीं आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हमने वही कंडीशन लगाई कि जंप इफ़ नॉट इक्वल 0, जंप इफ़ इक्वल टू 0। अब वैल्यू क्योंकि हमारे पास 0 की इक्वल आ ही नहीं रही, तो अब L5 में मूव करके जाएगा। L1 वाली स्टेटमेंट हमारी स्किप हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है CX के अकॉर्डिंग, ये भी आपने खुद देख लेनी है। अच्छा, अनसाइन के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, लेफ़्ट ऑपरेटर, राइट ऑपरेटर, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट किस्म के होंगे। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि रजिस्टर बेस पे ना हो, ठीक है, रजिस्टर बेस पे जंप ना हो, अनसाइन वैल्यू बेस पे जंप हो, तो फिर हम इन कंपैरिजन्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहला कंपैरिजन इसमें आता है JA स्टैंड्स फॉर जंप इफ़ अबव। अब कौन अबव है, किससे अबव है। जंप इफ़ अबव का मतलब है कि हमारा जो लेफ़्ट ऑपरेटर होगा, लेफ़्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो डेस्टिनेशन होगा वो राइट ऑपरेटर यानी सोर्स ऑपरेटर से बड़ा हो। अगर हमारा डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ा है तब ये जंप होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, डेस्टिनेशन में कोई छोटी वैल्यू पड़ी है, तो फिर जंप यहाँ पे नहीं होगा, ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। नीचे इसके यहाँ पे एक और निमोनिक है JNBE। JNBE का मतलब क्या है, जंप इफ़ नॉट बिलो और इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी बात वही है। अब यहाँ पे देखें, हमने एक ही बात को दो तरह से किया है। किस तरह से, पहला हमने कहा
कि जंप इफ़ अबव, यानी हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स से बड़ा हो। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जंप इफ़ नॉट बिलो और इक्वल, यानी डेस्टिनेशन हमारे पास लेस देन और इक्वल ना हो, नॉट आ रहा है। अगर वो ना होगा, ना वो छोटा होगा ना वो इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ बन गई ना कि फिर वो क्या होगा, वो डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ा होगा। तो हम ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मकसद ये है कि जंप तब हो जब डेस्टिनेशन में बड़ी वैल्यू पड़ी हो, तो आप चाहे वहाँ पे JA यूज़ करें या आप वहाँ पे चाहे JNBE यूज़ करें, दोनों का मतलब एक ही होगा। दोनों में डेस्टिनेशन की वैल्यू को सोर्स से बड़ा पाया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो जंप होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो जंप नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा पेयर आता है वो आता है JAE, जंप इफ़ इक्वल, इफ़ अबव और इक्वल। यहाँ पे जस्ट अबव की बात थी, अब हमने कहा कि जंप इफ़ अबव और इक्वल, ठीक है। तब भी जंप होगा जब बड़ी वैल्यू होगी डेस्टिनेशन में, तब भी जंप होगा जब इक्वल होगी, सही है। और इसी तरह से इसके अंदर भी क्या आ जाता है, जंप इफ़ नॉट बिलो। अगर हमारे पास डेस्टिनेशन छोटा नहीं होगा सोर्स से, अगर डेस्टिनेशन सोर्स से छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, या वो बड़ा होगा या वो इक्वल होगा, यानी सेम वही चीज़। यानी ये दो पेयर भी हम एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है JB, जंप इफ़ बिलो। अगर हमारे पास डेस्टिनेशन छोटा हो सोर्स से, सही है। या JNAE, जंप इफ़ नॉट अबव और इक्वल, जंप if destination is not above और equal। तो इसका मतलब भी वही है, ना बड़ा है ना इक्वल है, तो यानी वो क्या है, वो छोटा है। इन दो को भी हम एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पेयर इसके अंदर है जंप इफ़ बिलो और इक्वल, या इफ़ जंप इफ़ नॉट अबव। तो ये अनसाइन के लिए है, इसमें आपने याद रखना है अनसाइन में हम अबव बिलो वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अनसाइन में अबव और बिलो को यूज़ किया जाता है। साइन कंपैरिजन में कंपैरिजन सेम वही होंगे जो हमने अनसाइन में देखे हैं, लेकिन टर्म अबव और बिलो नहीं यूज़ करेंगे, ग्रेटर और लोअर यूज़ करेंगे। वैल्यू JG। अब आप कहेंगे कि क्यों हम अनसाइन में अबव बिलो यूज़ कर रहे हैं, साइन में हम ग्रेटर लोअर क्यों यूज़ करें। तो बेटा बेसिकली मकसद क्या है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। अगर अनसाइन वैल्यू है तो उसके साथ आप JG नहीं लगा सकते, क्यों, JG हम साइन के लिए लगाते हैं। और अगर हमारी वैल्यू साइन है तो उसके साथ हम JA नहीं लगा सकते जंप इफ़ अबव, क्योंकि वो किसके लिए बनाया गया है, वो अनसाइन के लिए, कैटेगराइज करने के लिए कि अनसाइन के लिए अलग जंप हो, साइन के लिए अलग जंप हो। इसलिए हमने टर्म्स को चेंज कर दिए। इसलिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स जब बनाए गए तो अनसाइन के लिए अलग बनाए गए, उसमें टर्म्स यूज़ की गई अबव बिलो। साइन के लिए अलग बनाए गए, उसमें हमने यूज़ किया ग्रेटर और लेस को। सेम वही है, JG जंप इफ़ ग्रेटर, JNLE जंप इफ़ नॉट लेस देन और इक्वल। इसी तरह से JGE जंप इफ़ ग्रेटर और इक्वल, JNL जंप इफ़ नॉट लेस, JL जंप इफ़ लेस। अगर आपको अनसाइन की समझ आ गई है तो आपको इन सब की भी समझ ईज़िली आ जाएगी, और अगर नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। हमने कहा कंपेयर EAX 5। अब EAX में कुछ भी पढ़ा है, सही है। इसमें हुआ क्या, हमने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं EAX में 5 ही पढ़ा है, सही है। हमने 5 को 5 से कंपेयर किया, जंप इफ़ इक्वल, जंप इफ़ इक्वल तो क्या होगा, जंप हो जाएगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पे 50 पड़ा है,
50 को 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वल नहीं आया तो जंप भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हमने ax में मूव करवा दिया 5, फिर हमने ax की वैल्यू को कंपेयर किया 4 के साथ, यानी 5 को 4 के साथ कंपेयर किया। ये हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन, और ये हमारे पास क्या है, सोर्स। अब देखें डेस्टिनेशन में क्या पड़ा है, डेस्टिनेशन में हमारे पास पड़ा है 5 और सोर्स में क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। अब कंपेयर जब करेंगे तो 5 क्या है, बड़ा है 4 से। नीचे हमने कहा जंप इफ़ ग्रेटर, जंप इफ़ ग्रेटर यानी डेस्टिनेशन अगर बड़ा है तो जंप करें तो क्या होगा, जंप होगा ना, तो इसमें हमारे पास जंप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे JNG लगा देते, जंप इफ़ नॉट ग्रेटर, तो फिर क्या होता, यहाँ पे ये जंप ना होता। सही है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जैसे जंप इफ़ नॉट ग्रेटर, जब हमारे पास क्या होगा कि जो डेस्टिनेशन है वो छोटा हो तभी ये जंप होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जंप हम तब करवाएंगे जब, ये जो एग्जांपल दिया है इसको समझा रही हूँ कि जंप इफ़ नॉट ग्रेटर, जंप इफ़ नॉट ग्रेटर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर हुई पड़ी है तो फिर जंप नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे जंप इफ़ ग्रेटर लगाया है और वैल्यू भी यही इसी के अकॉर्डिंग पड़ी है तो फिर जंप होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद से फिर देख लेनी है। ये एग्जांपल मैं करवा देती हूँ। मूव ECX 0, कंपेयर ECX विद 0, कंपेयर हो रहा है। जंप इफ़ लोअर, जंप तब लिया जाए जब हमारे पास डेस्टिनेशन में लोअर वैल्यू पड़ी है, लेकिन आप अगर कंपेयर करें तो 0 0 से छोटा तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जंप L5 पे नहीं जाएगा। दूसरा हमने कहा जंप नॉट ग्रेटर, यानी डेस्टिनेशन की वैल्यू हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू 0, अब 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जंप नॉट ग्रेटर, बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या वो छोटी होगी या वो इक्वल होगी। तो इक्वल हमारे पास ट्रू आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जंप होगा। सही है। जिसके बाद यहाँ पे हम किसी भी डिवाइस को चेक करने के लिए टेस्ट को, अब जैसे इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाएगी कि कल आप लोग आप में से कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि हमें टेस्ट की समझ नहीं आई, हम टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है कि आपको समझ आ जाए कि हम टेस्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट या एंड मैंने आपको बताया था सेम ही यूज़ होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड को अपडेट कर देता है, टेस्ट अपडेट नहीं करता। टेस्ट जस्ट टेस्टिंग के लिए होता है, कोई डिवाइस रन कर रही है या नहीं, टेस्ट करना है तो आप उसे टेस्ट करवा दें, टेस्ट न्यूमोनिक उस पर इम्प्लीमेंट कर दें। ओके है कि नहीं है तो उसके ऊपर टेस्ट को यूज़ कर दें। होगा क्या, ऑपरेंड भी चेंज नहीं होगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी। लाइक अगर आपके पास कोई डिवाइस है और आपने ये देखना है कि वो ऑन ऑफ हो रही है या नहीं, वो चल रही है या नहीं, सही है, तो अब आप क्या करेंगे कि उसे टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग की जाती है, उसे रैंडम वैल्यूज़ देके कि प्रॉपर काम करिए या नहीं। सेम ये टेस्ट न्यूमोनिक का काम भी यही होता है, टेस्टिंग करना इसका काम होता है। यहाँ पे देखें हमने कहा द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जंप टू लेवल इफ़ बिट 5 इज़ सेट। अब हमने क्या करना है कि स्टेटस में कोई भी वैल्यू हो, हम चाहते हैं बिट 5 उसकी सेट हो। सही है। अब स्टेटस में कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले लें, जब आप उसका टेस्ट करेंगे इस वैल्यू के साथ, क्योंकि आपको टेस्ट कहा गया है कि बिट 5 सेट होनी चाहिए, तो ये बिट 5 को जस्ट आपने ऑन रखना है, बाकी सारी ऑफ होंगी। कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर 1 होता है तो 1 0 भी क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो होता है तो भी ज़ीरो ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इस 1 के साथ अगर आप यहाँ पे इन केस ज़ीरो लगाते हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 है और स्टेटस में इसकी जगह पे ज़ीरो पड़ा होता है, तो 1 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट चली जाएगी। और अगर 1 1 है तो इसका मतलब ऑन स्टेट। अब हमारे पास स्टेटस चेक होना शुरू हो गया, बाकी कोई नहीं हुआ। हमने जस्ट बिट 5 को देखना था कि बिट 5 से हमारी डिवाइस ऑन स्टेट शो करती है या ऑफ स्टेट शो करती है। तो हमने क्या किया, सिंपली आपने उस बिट को ऑन रख देना है, बाकी सारी बिट को आपने ऑफ़ कर देना है। जैसे अगर आपको यही कहा जाता कि आपने बिट 2, 3 और 5 को सेट करना है, सही है, तो फिर आप क्या करते, किस किस्म का कम्बिनेशन बनाते, फिर आप बनाते 2, 3 और 5 के लिए। 2, 3 और 5 के लिए तो यहाँ पे हमने पहली बिट क्या रखनी है, 0 बिट 0 होगी, 1 बिट 0 होगी, 2 बिट सेट रखनी है, 3 बिट सेट रखनी है, 4 बिट 0 होगी, 5 बिट सेट रखनी है, 6 बिट 0 होगी और 7 बिट 0 होगी। ठीक है, इसके साथ टेस्टिंग करवा दें। जो भी टेस्टिंग के लिए आपको कहा जाता है कि किस बिट को टेस्ट करना है, उन बिट्स को आपने ऑन रख देना होगा, सही है। अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल है कि 2, 3 और 7 को आपने सेट करना है, तो इसके लिए हमने वैल्यू जो बनाई उसके अंदर आप देखें 2, 3 और 7 बिट्स को हमने ऑन रखा। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिवाइस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सा साइंटिक्स है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी और हमने उसमें से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। अब वो बड़ी वैल्यू हमारे पास पहले वेरिएबल में भी हो सकती है, दूसरे वेरिएबल में भी हो सकती है। हम चाहते हैं बड़ी वैल्यू जो भी है वो हमारे पास हमें पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा द फॉलोइंग कोड कंपेयर्स अनसाइंड इंटीजर्स, अनसाइंड हम यूज़ कर रहे हैं, फिर इसमें हम यूज़ करेंगे अनसाइंड इंटीजर इन EAX एंड EBX। एक वैल्यू हम EAX में लगा देंगे, दूसरी वैल्यू हम EBX में लगा देंगे। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो मूव करवा दी जाएगी EDX में। इसके लिए अब यहाँ पे कोड लगाया गया है। सबसे पहले क्या हुआ, मूव EDX EAX। स्टार्ट में अब जैसे हाई लेवल आपने कोड किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि पहली वैल्यू क्या है, बड़ी है या छोटी है। सेम इसी तरह से हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि जो वैल्यू EAX में पड़ी है वो EDX में मूव कर जाए, सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि EAX में सच में बड़ी पड़ी होता है, जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी एक वैल्यू EDX में चली गई। फिर हमने क्या करना है कि अब कंपेयर EAX एंड EBX। मैंने जैसे बताया एक वैल्यू EAX में पड़ी है, एक वैल्यू EBX में पड़ी है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, सही है। अगर हमारे पास, अब यहाँ पे कंडीशन देके हमने कहा जंप इफ़ अबव और इक्वल, जंप इफ़ अबव और इक्वल, हमने कंपैरिजन करना है। तो अगर हमारे पास EAX बड़ी है या इक्वल है तो फिर L1 पे जंप कर जाए, सही है। तो L1 हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, L1 यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, यानी EDX में सही वैल्यू ही पड़ी है, EDX में ग्रेटर वैल्यू पड़ी है। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, EAX की जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं, वो छोटी पड़ी है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली जंप वाली पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी और ये स्टेटमेंट हमारी चलेगी। इसमें क्या हुआ, EBX वाली वैल्यू EDX में चली गई और नेक्स्ट L1 पे जाके EDX में बड़ी वैल्यू पड़ी है। यानी इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कंपैरिजन किया EDX और EBX का। और इसमें हमने किस तरह से कंपैरिजन किया, हमने सबसे पहले EAX की वैल्यू जो नहीं है EAX की, आप EBX की वैल्यू को भी EDX में मूव करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड चेंज हो जाएगा। हमने इस वैल्यू को इसमें डाल दिया और फिर हमने कंपैरिजन किया कि अगर हमारे पास सच में ये वैल्यू बड़ी है तो फिर
हमने सही कंपैरिजन किया हुआ है। लेकिन अगर छोटी है तो EBX EDX में मूव कर जाए। एक सिंपल सा यहाँ पे कोड था, ठीक है।